प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि हमें हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी भाषा और साहित्य के इतिहास को पढ़ रहे थे और पढ़ने के साथ साथ हम लोगों ने अपनी पिछली 2-3 कक्षाओं के अंदर पढ़ा कि सबसे पहले तो जो भाषा है, भाषा की परिभाषा को पढ़ा। उसके साथ साथ व्यंजन ध्वनियों को पढ़ा, स्वर व्यंजन ध्वनियों को पढ़ा। उसके साथ साथ उस भाषा की जो लिपि रही है उस लिपि को पढ़ा और उन लिपियों के साथ साथ आज अपना जो अगला बिंदु है वो हिंदी भाषा के विविध रूप। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में जिक्र भी किया था कि भाषा अपने विचारों को प्रस्तुत करने का माध्यम और भाषा की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा से हुई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। और हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत से होने के साथ साथ अब भाषा को विविध रूपों के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत साहित्य की दृष्टि से देखें तो इसे राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हमारे सिलेबस के अंदर रखा गया। अब राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा, तो कोई भी राष्ट्र उस राष्ट्र की अपनी एक राष्ट्रभाषा, जिसके अंतर्गत उस राष्ट्र के जन समूह जो अपने विचारों को प्रस्तुत करे और अपने विचारों का आदान प्रदान करे, वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा का जो क्षेत्र है वो व्यापक विस्तृत होता है। उसके साथ साथ उसके अंदर अपने विचारों को प्रस्तुत किया जाता है। राजभाषा जो होती है, राजभाषा उसी जनसमूह की एक प्रशासनिक भाषा होती है। प्रशासनिक भाषा का मतलब ये है कि कानून व्यवस्था के हिसाब से, और हम जिस भाषा का प्रयोग अपने बोलचाल के अंदर, अपने पत्र लेखन के अंदर प्रयोग में लेके आते हैं तो वो हमारी राजभाषा कहलाती है। जिस तरह से जो हमारी सरकारें हैं, या ये कहें कि जितने भी सरकारी और गैर सरकारी जो विभाग हैं जिनके अंतर्गत अपने जो पत्र लेखन का कार्य करते हैं, जिसमें औपचारिक और अनौपचारिक पत्र शामिल रहते हैं, उन औपचारिक और अनौपचारिक पत्रों को हम जिस भाषा के अंदर लिखते हैं और उस भाषा के अंदर एक तरह से हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। अब देखा जाए तो वैसे हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा हम बोलते जरूर हैं, लेकिन फिलहाल तक उसे राष्ट्र का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। किसी भी राष्ट्र की जो मूल भाषा या मातृभाषा वही राष्ट्रभाषा कहलाती है, क्योंकि हिंदी जो है हिंदी जो है वैसे भारत में नहीं, भारत से बाहर भी इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत का जो अधिकांश जन समुदाय है, विशेष करके उत्तरी क्षेत्र, उस उत्तरी क्षेत्र के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। और वही उसी क्षेत्र के अंदर और उसके साथ साथ जितने भी अपने प्रशासनिक कार्य हैं, उन प्रशासनिक कार्यों के अंतर्गत हमें किसी भी कार्यालय के अंदर ज्ञापन देते हैं, या कह सकते हैं कि हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं, या कह सकते हैं कि हमें कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, या कोई सूचना देते हैं, या कोई पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है, तो ये सारी की सारी जो रचनाएं हैं वो रचनाएं अपनी हिंदी भाषा के अंदर की जाती है। राष्ट्र की जो भाषा है वो ऐसी सरल और सुदृढ़ भाषा होनी चाहिए ताकि आम जनता को क्या है कि वो अच्छे से समझ में आ सके। जैसे हम आम बोलचाल के रूप में जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वैसे देखा जाए तो भारत क्या है कि हिंदी भाषी राष्ट्र है। वैसे तो भारत विभिन्नताओं में एकता का देश है। भारत के अंदर विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग रहते हैं, किंतु इन सब लोगों को भी अपने एक राष्ट्र में पिरो कर रखने का जो कार्य कर रही है वो हमारी एक मातृभाषा है, हिंदी। तो हिंदी हमारी मातृभाषा होने के साथ साथ हिंदी को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया। वैसे देखा जाए तो हिंदी को राजभाषा का जो दर्जा है वो वैसे तो अभी चल ही रहा है इसको लेकर के, किंतु 1949 का जो समय था, 1949 के समय में और अनुच्छेद 343 के अंतर्गत
343 से लेकर के 351 तक ये जो अनुच्छेद बने, इसमें जो हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में लेने का जो कार्य है वो चलता रहा। उसके बाद जो 2006 के अंदर तत्कालीन प्रधानमंत्री हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने इसे क्या है कि एक राजभाषा के रूप में और लेके आए। इसके उसके साथ साथ राष्ट्रभाषा का अर्थ और उसकी अवधारणा, तो किसी भी राष्ट्र की मूल भाषा उसकी राष्ट्रीय आशा आकांक्षा, और आशा मतलब जिससे हम उम्मीद कर सकें, आकांक्षा उसके जो स्वप्न उनकी संकल्पनाएं को वाणी देकर के एक राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में उसको सुदृढ़ बनाने का जो कार्य है वो राष्ट्रभाषा करती है। अब राष्ट्रभाषा की परिभाषा को हम लोग पढ़ें तो हिंदी राष्ट्रभाषा में जिसके माध्यम से अधिकांश जन समुदाय अपने आप को जो सुदृढ़ बनाता है और सुंदर ढंग से जो प्रस्तुत किया जाता है वो आपकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। इसी क्रम में राजभाषा की भी अपनी एक विशेषता रही है। राजभाषा की विशेषता के अंतर्गत जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि प्राचीन समय में क्या होता था कि वैसे तो सिंधु पार के जो लोग हैं, हमें इस तरफ के जो क्षेत्र थे उनको हिंद के नाम से पुकारते थे, और वो लोग हिंद से ये हिंदी बनी। और धीरे धीरे इसका जो विकास क्रम है, जैसे हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था कि जिस तरह से संस्कृत से इसकी उत्पत्ति हुई, उसके साथ साथ इसको आर्यों की भाषा कहा जाता था। वैसे जो पहचान है वो जम्बू द्वीप से की जाती थी, और जम्बू द्वीप से पहचान करने के साथ साथ इसकी खातिर बताया जाता था कि उस क्षेत्र में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। अब प्राचीन समय में क्या था कि जिस तरह से बाहर से आए हुए जो मुगल आक्रामकता थे, तो उनकी जो भाषा उर्दू या फारसी शैली के अंदर जो लेखन किया जाता था, पहले जो संदेशवाहक हुआ करते थे, तो वो संदेशवाहक कोई न संदेश लेकर के और अमुक राजा के पास पहुंचते थे, तो वहां उनकी जो पत्राचार की जो भाषा थी, उस पत्राचार की भाषा को या तो वो उर्दू में लिखा करते थे, या फारसी के अंदर लिखा करते थे, या अरबी में लिखा करते थे, या फिर जैसे अंग्रेजी जो ब्रिटिश आए उन्होंने अपनी भाषा अंग्रेजी रख दी, उसके अंदर अपना जो पत्राचार की भाषा उसको रखा गया। किंतु आम जनता तक कोई फरमान या आदेश जो जारी किया जाता था, तो उस जनता को वो आदेश किस तरह से समझ में आए, तो उसको समझने के लिए उस भाषा का सरलीकरण जो है, उस भाषा का जो सरल स्वरूप है वो आम जनता के बीच में रखा जाए। अब उसका भी निवारण करने के लिए धीरे धीरे क्या है कि जिस तरह से संस्कृत भी अपने आप में देखा जाए तो एक जटिल सी भाषा थी, क्योंकि आर्यों की भाषा थी, और उसका जो अनुवाद था उसको पहले तो संस्कृत को पढ़ो, उसका फिर अनुवाद करके उसका हिंदी रूपांतरण करो, और उसके बाद कहीं जाकर के अमुक श्लोक या अमुक पंक्तियों का जो अर्थ है वो समझ में आता था। किंतु हिंदी भाषा के साथ ऐसा नहीं है। हिंदी भाषा जो है वो अपने आप में सरल और सुगम है, आम बोलचाल की भाषा है, आम जनता या जन समुदाय को वो अच्छे से समझ में आ जाती है। इसलिए इसका चारों तरफ से इसको देखते हुए और इसकी खातिर सोचा गया कि इसी को क्या है कि हमें एक राजभाषा या राष्ट्रभाषा का हम दर्जा दे सकते हैं। अब दर्जा देने के साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि अमुक देश के जो दूतावास हुआ करते थे या अमुक प्रांत के जो राजा हुआ करते थे, वो एक तरह का संदेश भेजा करते थे, उस संदेश की अपनी एक भाषा हुआ करती थी। इसी भाषा को और साहित्य के अंदर, साहित्य जैसा समाज का दर्पण है, और साहित्य के अंदर क्या है कि उस वहाँ की जो संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, वहाँ की सामाजिक स्थिति, तो उन सबको दर्शाने के लिए या किसी चीज की आवश्यकता की पूर्ति के लिए या किसी चीज को मंगवाने के लिए या किसी कोई आदेश फरमान जारी करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता था वो आपकी हिंदी भाषा कहलाती थी, राष्ट्रभाषा कहलाती थी।
जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि राजभाषा को लेकर के ये कहते हैं कि जनता के साथ जो पत्र व्यवहार, जैसे आज भी हमें किसी भी प्रशासनिक कार्यालय के अंदर जाते हैं तो वहाँ हमें एक प्रार्थना पत्र लिखना होता है। उस प्रार्थना पत्र के अंदर हमारी जो आम बोलचाल की भाषा होती है या हमारे जो शब्द होते हैं, और उन शब्दों से हम सामने वाले को इस चीज की पहचान करवा सकें कि हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट है, किस चीज की हमारी हमारी आवश्यकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग कहें कि हमें कोई जाति प्रमाण पत्र या मूल निवास बनवाना है, तो उसके लिए हम एक प्रशासनिक कार्यालय में जाते हैं। वहां जाने के बाद अमुक जो प्रपत्र होते हैं उन प्रपत्रों के अंदर दर्शाया हुआ होता है, और उनके अंदर हम हमारा नाम, अपने अभिभावक का नाम, उसके साथ साथ हमारी जाति या हमारा जो स्थान है, तो उस चीज का जो विवरण है हम देते हैं। तो इस तरह से इनके अंदर जो प्रशासनिक भाषा है उसको लेकर के आते हैं, या किसी कार्यालय के अंदर हमें ज्ञापन देना है, या किसी रिपोर्ट को हमें प्रस्तुत करना है, किसी बैंक कर्मचारी को हमें देना है। तो इस तरह की जो पत्र लेखन की जो शैली है वो आपकी हमारी राजभाषा के अंदर आती है। सरकारी संकल्प और विधायी अधिनियम, यहाँ तक कि हम स्वयं ही नहीं, सरकार भी अगर कोई विधेयक या कोई प्रस्ताव पारित करती है और उसको ध्वनि मत के साथ संसद में प्रस्तुत कर दिया जाता है, तो उसको भी क्या है कि रिटर्न के अंदर लिखित रूप में जो दिया जाता है, वैसे देखा जाए तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों के अंदर दिया जाता है, किंतु फिर भी जनता को आम सरल सुगमता से समझ में आ जाए, इसके लिए क्या है कि हिंदी भाषा का जो चुनाव है वो किया जाता है। आज के वर्तमान समय में हम लोग देखें तो हमारा जो उत्तरी भारत है, और उत्तरी भारत ही नहीं, दक्षिणी भारत के अंदर भी किसी भी प्रश्न पत्र को सरलता से समझने के लिए उस प्रश्न पत्र के अंदर जो प्रश्न दिए हुए होते हैं उन प्रश्नों का सरलीकरण जो क्या है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा के अंदर दिया हुआ है, और ताकि विद्यार्थी को कोई बात वो अच्छे से समझ में आ सके कि अमुक प्रश्न के अंदर जो प्रश्न पत्र के अंदर दिया हुआ है उस प्रश्न पत्र में पूछा क्या जा रहा है। तो इसको समझने के लिए संक्षिप्त से शब्दों के अंदर हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, ताकि विद्यार्थी है वो अपने प्रश्न का सही से जो उत्तर है वो लिख सके, दे सके। इसी तरह से जो सरकारी कार्यालय हैं या सरकार के द्वारा जो बनाई हुई नीतियां हैं, उन नीतियों के अंदर भी इसी तरीके की जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाता है, और उन्हीं भाषाओं को एक राजभाषा का जो दर्जा है वो दिया गया है। प्रशासनिक और गैर प्रशासनिक सरकारी पत्रिकाएं, रिपोर्ट, वैसे रिपोर्ट कहने का मतलब वो जो लिखी जाती है वो इसी भाषा के अंदर लिखी जाती है। प्राचीन समय में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे भारत अपने आप में एक हिंदू राष्ट्र है, प्राचीन समय के अंदर जो संधियां का मतलब दो अमुक राजाओं के बीच में जो समझौता हो जाता था उसके लिए एक फरमान जारी किया जाता था, या फिर कोई जैसे कर वगैरह लगाया जाता था, जिस तरह से टैक्स वगैरह लगाया जाता था उसके लिए एक फरमान जारी कर दिया जाता था, या फिर अमुक राजा किसी दूसरे राजा के साथ संधि कर लेता था या उसमें उसका साथ वो युद्ध करने में सामर्थ्य नहीं हुआ करता था, तो वो क्या है कि अपनी भाषा के अंदर एक तरह का जो पत्र व्यवहार से लेखन किया करता था, और उस लेखन को जिस भाषा के अंदर प्रयोग में लेके आते थे वो ये भाषा आपकी कहलाती थी। संधियां या कोई करार कह सकते हैं, कोई समझौता। उसके साथ साथ अपने राज्य सरकारों के पत्र व्यवहार। भारत अपने आप में वैसे तो एक राष्ट्र है, और भारत के अंदर अलग अलग राज्य, उन राज्य सरकारों को अगर भारत सरकार कोई पत्र व्यवहार के साथ कोई आदेश पारित करती है या कोई ऐसी कोई नियमावली बनाती है जिसको संपूर्ण राष्ट्र को स्वीकार करना होता है, तो उसके लिए जो पत्र लेखन की जो भाषा है वो आपकी हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा, किंतु आम जनता को अच्छे से समझ में आ सके इसलिए उसकी जो पत्र व्यवहार की जो भाषा है वो आपकी हिंदी भाषा रहेगी। अब और जो दूत या अंतरराष्ट्रीय संगठन होते हैं, उन अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अंदर भी क्या है कि जो आम बोलचाल की भाषा या उनकी जो व्यवहार की जो भाषा वो
हिंदी भाषा को उन्होंने चुना और इसके अंदर अपने जो विचार है उनको प्रस्तुत है वो किया जाता है। हिंदी भाषा के जो विविध रूप हैं उन विविध रूपों के अंदर अपनी राष्ट्रभाषा, अपने राष्ट्र की एक मूल भाषा, उसके साथ साथ प्रशासनिक भाषा जो राजकीय कार्यों के अंदर प्रयोग में ली जाती है, जिस तरह से कानूनी क्षेत्र के अंदर कह सकते हैं हमें, या अपने जो सरकारी कार्यालय हैं या गैर सरकारी कार्यालय हैं उनके अंदर जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ संपर्क भाषा, संपर्क भाषा एक दूसरे से हमें जोड़ने का जो कार्य करती है। वैसे देखा जाए तो भारत विभिन्नताओं में एकता का देश, किंतु जब देखें कि हमारे जो दो राष्ट्रीय पर्व जिसमें 15 अगस्त और 26 जनवरी, और उन दोनों राष्ट्रीय पर्व के दौरान हम जैसे हमारा जितना भी बड़ा जन समुदाय है वो एक ही सूत्र में पिरोकर या एक ही सूत्र में बंद करके हम राष्ट्रीय गान का, हमारे राष्ट्रीय गीत का सम्मान करते हैं। तो उस दौरान हमें जो राष्ट्रीय गान के दौरान हमारी जो भाषा है वो हिंदी भाषा के अंदर हम अपने हिंदी भाषा के अंदर और हम उसी सूत्र में बंद करके रह जाते हैं। तो इस तरह से ये जो हमारी भाषा उसके साथ साथ एक दूसरे से जोड़ने का जो कार्य कर रही है, तो ये भाषा के विविध रूप, और विविध रूप के साथ साथ उसकी खातिर बताया कि एक व्यवस्थित ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत करना ताकि आम जनता को उस चीज के बारे में ठीक से समझाया जा सके या ठीक से उसके बारे में बताया जा सके। तो इसके लिए इन भाषाओं का जो प्रयोग है वो किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वैसे थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं कि जैसे हमारा कल का जो एक बिंदु था, कल के बिंदु के अंदर जैसे अपनी भाषा को हम तो पढ़ ही रहे हैं, किंतु इस भाषा के अंदर जिस तरह से जो लेखन का कार्य किया जा रहा था, उसके अंदर हमारी लिपि जो थी, लिपि इसको देवनागरी लिपि के रूप में प्रस्तुत किया गया था। तो देवनागरी लिपि के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें जो वर्ण थे या वर्णों की जो बनावट थी, ठीक है, और तो वो अपने आप में सुदृढ़, और लिपि की खातिर कहा गया था कि ये अपने आप में ध्वन्यात्मक है, ध्वन्यात्मक है, और ध्वन्यात्मक के साथ साथ इसकी जो पहचान है वो ध्वनि के आधार पर की जा रही है। अब ध्वनि के आधार पर करने के साथ साथ इसको बाएं से दाएं की तरफ लिखा जा रहा है, इसके ऊपर एक क्षितिज बनाई जा रही है, उन दोनों पंक्तियों के मध्य इसको लिखा जा रहा है। लेकिन इन ध्वनियों के अंदर विकार उत्पन्न ना हो और उसकी ठीक से पहचान हो सके, इसके लिए हमें क्या है कि वर्णों और ध्वनियों को समझने की आवश्यकता थी।